हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए, 8वीं वाले बच्चों बताओ कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई करा रहे हैं और आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पढ़ाई करने से याद आई है कि हमने आपको पढ़ा रहे थे साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, राइट? उसका फर्स्ट लेक्चर हमने बना दिया है और थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, बट चलता है। क्या करेंगे, आप छोटे बच्चे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हम आपके लिए, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे अपन, ओके? ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके? तो चलिए, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ये सेकंड लेक्चर है, हमने फर्स्ट लेक्चर बना दिया है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो हम हमेशा की तरह बोलेंगे कि आप पहले फर्स्ट देखो और फिर सेकंड पे आओ, ओके? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है विकास सर और ये है हम सबका चैनल, खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर, याद रहेगा ना? यस। तो चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको याद कराते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने को पढ़ाया था क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? एक ही टाइप के प्लांट जो एक लार्ज एरिया में ग्रो किए जाए, बहुत सारे प्लांट को। उसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ाया था हमने, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था क्रॉप को ग्रो करने के स्टेप्स। क्रॉप के दो टाइप भी पढ़ाए थे, खरीफ रबी, उसमें डिफरेंस पढ़ाए थे। और उसके बाद पढ़ाया था हमने स्टेप्स ऑफ क्रॉपिंग, यानी क्रॉप करने का स्टेप्स क्या क्या होता है। सब लोग जानता होगा, खेती से सभी लोग जुड़ा हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द फर्स्ट स्टेप ही सॉइल को प्रिपेयर करना, वो स्टेप कंप्लीट हो गया था। सॉइल प्रिपेयर में आपको दो बातें आती है, एक आती है प्लाविंग, हल चलाना, और दूसरा होता है लेबलिंग, उसको लेबल करना। बड़े बड़े जो पीसेस थे सॉइल के, उसको ब्रेक करना, ठीक है? लंप बोलते थे, बड़े बड़े पीस को क्या बोलते थे? लंप बोलते थे। ठीक है बच्चों, इतनी बात याद होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। सिलेक्शन मतलब ऐसे सीड को सो करना है जो हेल्दी हो। हेल्दी कैसे पता चलेगा? आप पानी में डुबाओ, जो फ्लोट कर रहा है वो अनहेल्दी है, जो डिप हो गया वो हेल्दी है। इस तरह से सीड सिलेक्शन करना होता है, राइट? उसके बाद आता है सोइंग ऑफ सीड, सीड को बोना। तो देखिए, सोइंग ऑफ सीड्स में दो तीन चीजों की ध्यान रखी जाती है। एक तो सीड का जो डेप्थ होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो, हर प्रकार के सीड का डेप्थ अलग होता है। कुछ सीड को सरफेस पे लगाया जाता है, जैसे राइस सरफेस पे लगाया जाता है। कुछ सीड को अंदर डेप्थ में लगाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके प्लांट बड़े बड़े होते हैं, उनके रूट्स डीप जाने चाहिए, तो वो मजबूत होगा। जो प्लांट जितना हाइट में ज्यादा होगा, उसके सीड को उतना डीप लगाना पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर डेप्थ इन सॉइल, द सोइंग ऑफ सीड्स में दीस पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना होगा। एक डेप्थ प्रॉपर होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। देखो, जब बीज लगाते हैं तो कुछ प्लांट में हम लोग बहुत सारा पानी डालते हैं, कुछ में थोड़ा पानी डालते हैं, कुछ में नहीं डालते हैं। यानी पानी का भी अमाउंट सीड वाइज अलग अलग होता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी सीड्स में दूरी। किसी किसी सीड्स को एकदम क्लोज लगा देते हैं, किसी किसी सीड्स को दूर दूर लगाते हैं। जिसका प्लांट ज्यादा लंबा होता है उसको दूर दूर लगाना पड़ता है। Now, there are three methods of sowing of seed. Seed sowing करने के तीन तरीके हैं, तीन तरीका होता है। मेनली दो ही तरीका है, यहाँ पे दो कर लो, दो ही मेन है, तीसरा तो मतलब सबके लिए नहीं लगता। देखो, पहला है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है, 1 to all। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या करता है, एक मैन अपने हाथ में सीड लेता है और ऐसे छिड़कते जाता है हाथ से, देखा होगा सबने। यस, तो स्केटरिंग ऑफ सीड मैनुअली बाय हैंड, यही डेफिनेशन बनेगा। तो हम मेन वर्ड लिखते हैं, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। क्या लिखेंगे? द स्केटरिंग ऑफ सीड्स, यानी सीड को स्कैटर करना, फैलाना, मैनुअली मतलब मैन के द्वारा, बाय हैंड हाथों से, इज कॉल्ड लगा लो अंत में, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या अच्छा बात है, तो आसान है और फास्ट है। आसान क्या है? कोई भी हाथ में लेके चल दिया, छिड़क दिया, जैसे भी मन में आए, और थोड़ा तेज भी है, फटाफट फटाफट हो जाता है, ऐसे मारते जाओ निकल जाओ खेत से, चलो। लेकिन इस मेथड में दो डिसएडवांटेज है, इसको देखते जाओ। मतलब आप हाथ से छिड़कोगे तो दो डिसएडवांटेज। एक तो स्पेस प्रॉपर नहीं होगा। देखो, हमने बोला था प्रॉपर स्पेस, पानी और डिस्टेंस, तो स्पेस प्रॉपर नहीं होगा भाई, क्योंकि आप जब छिड़कोगे तो कोई कम गैप में आएगा, कोई ज्यादा दूर, दो सीड कोई पास में आ जाएंगे, गिर जाएंगे, कोई दूर दूर चले जाएंगे। तो प्रॉपर स्पेस नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगा। जिस प्लांट को ज्यादा स्पेस मिलेगा वो अच्छे से ग्रो होगा, जो एकदम चिपक जाएगा वो ग्रो नहीं होगा। तो ये पहला डिसएडवांटेज है, इम्प्रॉपर स्पेस, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट होगा उससे। दूसरा है, सीड जो होगा वो सरफेस पे गिरेगा। आप जब छिड़कोगे तो सरफेस पे गिरेगा, अंदर तो जाएगा नहीं डेप्थ में,
नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जो बर्ड्स होते हैं वो सीड को आसानी से खा जाएंगी, तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखो सीड्स आर एट द सरफेस ऑफ ग्राउंड, सीड सरफेस ऑफ ग्राउंड पे होगा, सो कैन बी ईटेन बाय बर्ड्स, इसीलिए बर्ड्स उसको खा सकती है, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। आपने फसल लगाया, पूरे बर्ड्स खा गए, आपका क्रॉप बहुत कम ग्रो होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरा टेक्निक है, अच्छा टेक्निक है, इससे अच्छा है सीड ड्रिल। आपने देखा होगा किसी किसी मशीनों में ऐसा 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 रहता है, देखो कहां बनाते हैं, यहां पे ऐसा रहता है, ऐसा यहां पे सीड डालते हैं, यहां से गिर जाता है, इसको सीड ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, सीड ड्रिल मेथड फास्ट है और इफिशिएंट है। फास्ट है मतलब तेजी से होता है, मशीन करता है, इंसान नहीं करता है। ठीक है, इट इज डन बाय यूजिंग सीड ड्रिल। एक सीड ड्रिल आता है, उसमें बीज भर दो, एक एक करके वो गिरते जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीड्स आर थ्रोन एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। इसमें अच्छी बात है, देखो जो इसमें डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है, उल्टा जस्ट। इसमें प्रॉपर स्पेस नहीं होता था, इसमें स्पेस, इसको बर्ड्स खा जाएंगे, इसको नहीं खाएंगे, जस्ट उल्टा है। अब आता है ट्रांसप्लांटेशन। देखो ये सीड्स लगाने का एक तरीका जरूर है, बट ये सारे प्लांट के लिए नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि राइस, ब्रिंजल और टोमेटो। देखो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको जरूर याद रखना, पेपर में आ सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन किसके लिए किया जाता है, किन प्लांट्स के लिए। तो ट्रांसप्लांटेशन राइस यानी पैडी का होता है ना प्लांट, और ब्रिंजल और टोमेटो के लिए। इनको क्या किया जाता है कि एक छोटे से जगह में पहले सीड्स को ग्रो किया जाता है, छोटा छोटा प्लांट बनाया जाता है। उस छोटे प्लांट का नाम होता है सीडलिंग। क्या नाम होता है उस छोटे प्लांट का? सीडलिंग। और फिर उसको उखाड़ करके सीडलिंग को अलग अलग दूर दूर करके फिर से उगाया जाता है, पूरा ग्रोथ होता है। तो देखो ट्रांसप्लांटेशन का किसमें होता है, तो ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल इन राइस, ब्रिंजल एंड टोमेटो। क्या हम सारे सीड में ट्रांसप्लांटेशन कर सकते? तो जवाब है जरूरत नहीं है। काहे को टाइम वेस्ट करेंगे, कर तो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ऐसे ग्रो हो जाता है, लेकिन ये लोग ग्रो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्लोज उगते हैं, इनको स्पेस चाहिए। तो पहले क्लोज उगेंगे, स्पेस कैसे दोगे यार? तो स्पेस देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनको उखाड़ के फिर अलग करेंगे। अब एक बच्चा सोच रहा होगा सीड ड्रिल से लगा दो, इनके बीज इतने छोटे होते हैं कि सीड ड्रिल से लग ही नहीं सकता। सीड ड्रिल अगर सब पतला होल बनाओगे तो भी ज्यादा गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रॉब्लम है इनके साथ। क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच सीड्स आर जर्मिनेटेड, ऐसा तरीका जिसमें सीड को जर्मिनेट किया जाएगा एंड अलाउड टू ग्रोन, और ग्रो किया जाएगा इनटू सीडलिंग, यानी सीडलिंग बनाएंगे, सीड टू सीडलिंग बनाएंगे। देन दे आर ट्रांसफर्ड, तब उसको ट्रांसफर कर देंगे फील्ड, खेत में, टू ग्रो फुल्ली, पूरा ग्रो होने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन का डेफिनेशन आप नोट कर लो फिर से, द प्रोसेस इन विच, वैसा तरीका जिसमें सीड को हम लोग ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और सीडलिंग बनाएंगे। देखो सीड टू सीडलिंग, और सीडलिंग को सेपरेट करके फुल्ली ग्रो करेंगे। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसफर मतलब सबको पता होगा एक जगह दूसरी जगह भेजना। तो यहाँ पे भी प्लांट को ट्रांसफर कर रहे हैं, नाम को पढ़ो, ट्रांसप्लांटेशन, यानी प्लांट को ट्रांसफर करना। इसको ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, प्लांट को ट्रांसफर करना। चलो नोट कर लो आप फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप था आपका, फिर से बार बार रिवाइज करें ताकि याद हो जाए। पहला स्टेप था आपका क्या, वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड के बाद आप बीज लगा दिए तो आपको अब उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। अगर खाना नहीं दोगे तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, प्लांट नहीं बनेगा, वगैरह वगैरह, राइट। तो खाना देने के लिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को वापस से मिट्टी में डालना, रिप्लेस करना। ठीक है, तो सबको पता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट ज्यादातर देखो हवा से भी आता है एक दो, और जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल जाता है। ठीक है, पानी से भी कुछ मिलता है, पानी भी तो सॉइल से मिलता है, यानी प्लांट को ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलता है। और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स फिक्स होते होंगे, कोई भी चीज के पास न्यूट्रिएंट फिक्स है भाई, आप उसको यूज करते जाओ तो खत्म हो जाएगा। सबको पता होगा ये बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, समय समय पे सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट बनने का टाइम देना पड़ेगा, या आपको बाहर से न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। दो तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान से सुनो, आप जैसे खाना खाते हो और खाने के बाद एनर्जी यूज हो जाता है, वैसी आपको फिर भूख लगेगा, फिर खाओगे। ऐसा तो नहीं कि एक बार खा लिए तो बस चलते जा रहा है पूरी लाइफ टाइम, नहीं हो सकता ना। उसी तरह मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है, अब वो न्यूट्रिएंट प्लांट यूज कर जाएगा तो वो घट जाएगा, जब वो घट जाएगा तो उसको बार बार लाना पड़ेगा न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट को वापस लाने के लिए दो तरीका है, एक नेचुरल
और एक आर्टिफिशियल, मतलब एक प्राकृतिक तरीका और एक मैनमेड तरीका, ठीक है। तो नेचुरल मेथड क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है फेलोइंग। फेलोइंग यानी लेफ्ट फ्री, याद रखो, एफ फॉर फ्लोइंग, एफ फॉर फ्री, मतलब खेत को खाली छोड़ दो। तुमने देखा होगा किसान अपने खेत को 2-3 महीने या 1 साल पूरा खाली छोड़ देता है। क्यों क्यों? खाली छोड़ने से क्या होता है, तो खाली छोड़ने से क्या होता है हम तुमको बता दे, प्लस सॉइल के अंदर, जैसे मान लो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तुमने एक ही प्लांट को बार बार ग्रो किया, जैसे मान लो तुम कपास उगाते हो, बार बार कपास उगाते हो, तो कपास नाइट्रोजन को खींचेगा सॉइल से, नाइट्रोजन खींचते 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 सॉइल का नाइट्रोजन खत्म हो गया, बाकी सब न्यूट्रिएंट है, बस सिर्फ नाइट्रोजन खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास दो तरीका, या तो तुम बाहर से कुछ खरीद के लाओ और डालो नाइट्रोजन के बदले, जिसमें पैसा खर्च होगा। दूसरा तरीका है क्योंकि तुम कुछ मत करो, छोड़ दो, धीरे धीरे सॉइल में अपने आप नाइट्रोजन बन जाएगा। सवाल है कैसे बन जाएगा सर, तो देखो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब पुराने पेड़ पौधे, ये सब चीज दबे होते हैं, वो धीरे धीरे सड़ते रहते हैं, डिकम्पोज चलते रहता है। सबको पता होगा मिट्टी के नीचे हमेशा डिकम्पोजिशन चलते रहता है, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, मिट्टी के नीचे जो चीजें सड़ रही हैं वो सड़ते सड़ते धीरे धीरे न्यूट्रिएंट बनाएंगी, और बनाते बनाते जो न्यूट्रिएंट सॉइल का खत्म हो गया था वो वापस आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा है क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग, यानी क्रॉप रोटेशन नाम से समझ में आ रहा है बदल बदल के फसल लगाओ, राइट। तुम क्या करते हो, एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं, मान लो कोई फार्मर है वो एक ही फसल बार बार लगा रहा है, जैसे वो बार बार कपास ही लगा रहा है, तो बहुत गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि कपास क्या करेगा, एक न्यूट्रिएंट को खाएगा या 2 को खाएगा, बाकी सब बच गया, तो वही न्यूट्रिएंट अचानक से खत्म हो जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट खत्म भी नहीं हुआ। अब आपको क्या करना चाहिए, बदल बदल के क्रॉप लगाना चाहिए। मतलब अभी मान लो आपके, जैसे ध्यान समझना, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने लगाया वीट लगाए, तो वीट नाइट्रोजन को कंज्यूम कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप लगा दो पी प्लांट क्या करेगा, उसके रूट में, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लाता है सॉइल में, तो पी प्लांट क्या करेगा, वापस से सॉइल में नाइट्रोजन डाल देगा। तो ये क्रॉप बदल बदल के फायदा हो गया। मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स मतलब मिला करके, या इससे भी फायदा है, मतलब कुछ क्रॉप आप एक न्यूट्रिएंट वाले लगा दो, कुछ क्रॉप दूसरे, जैसे वीट प्लस मस्टर्ड, तो वीट लगाए, वीट नाइट्रोजन कंज्यूम किया, मस्टर्ड लगाए, मस्टर्ड नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं किया, यानी सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट है सब थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा आर्टिफिशियल तरीका है मैन्योर या फर्टिलाइजर, राइट। मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर वो होता है फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं आप आर्टिफिशियल तरीके में, न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए। सबको समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स वापस लाने के कितने तरीके हैं, 2, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में फ्री छोड़ दो, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। चलो इसको समझते हैं। पहला फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्या होता है, इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट फ्री, इस मेथड में लैंड को फ्री छोड़ देना है फॉर 1 सीजन या 1 ईयर, ये भी लिख सकते हो, एक सीजन के लिए या एक ईयर के लिए, पूरा एक सीजन या पूरा एक साल छोड़ दो। देन सॉइल रीगेन, सॉइल वापस से गेन कर लेगा इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स उसका खो गया है, बाय डिकम्पोजिशन। इस एक वर्ड में बहुत सारी चीजें छुपा है। कैसे? डिकम्पोज मतलब क्या होता है, सड़ना, और डिकम्पोज करने से ही सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आएगा। कैसे डिकम्पोज होता है, तो सॉइल के नीचे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट जो भी प्लांट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कुछ भी ना कुछ भी तो होगा ही ऑर्गेनिज्म, उनको वो डिकम्पोज करेगा, सड़ाएगा, और सड़ने से न्यूट्रिएंट बनेंगे, सबको पता है, और उससे क्या हो जाएगा, कंपोस्ट टाइप का, उससे आपका न्यूट्रिएंट जो लॉस हो गया था वो धीरे धीरे आएगा। ये मेथड बहुत स्लो है और बहुत टाइम लगता है। अब आता है क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग, दोनों अलग अलग होता है, क्रॉप रोटेशन मिक्स क्रॉपिंग अलग होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों टेक्निक में एक से ज्यादा क्रॉप को एक ही लैंड में उगाना पड़ता है। कैसे, इसको समझना, डेफिनेशन को ध्यान समझना। इन क्रॉप रोटेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स, मतलब हर सीजन में अलग अलग फसल लगाओ, एक ही फसल को बार बार मत लगाओ। जैसे एग्जांपल देखो, आफ्टर व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस, व्हीट जैसे तुमने उगा लिया पहले या राइस उगा लिए, तो फार्मर क्या करता है, उसके बाद लिगुमिनस प्लांट उगाता है। ध्यान से इस कहानी को समझना, अभी हम समझाए थे। द व्हीट और राइस दोनों सॉइल से नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन। और लेगुमिनस प्लांट यानी पी प्लांट, जिसके दाल बनते हैं, जो पी प्लांट होता है, लेगुमिनस भी बोलते हैं उसको, लेगुमिनस प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल्स होता है। ये सब कहानी आप जानते होगे, नहीं जानते तो लिख लेना।
रूट में रूट नोड्यूल्स होता है और उस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, पढ़ा हमने नाइट्रोजन साइकिल में, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में ट्रांसफर कर देता है। जिसको थोड़ा सा डाउट है वो नाइट्रोजन साइकिल देखेगा। कहां मिलेगा नाइट्रोजन साइकिल? तो हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें आपको नाइट्रोजन साइकिल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल देखने के लिए आप पहला चैप्टर का लेक्चर मेरा देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोए, ठीक है, उसका नाइट्रोजन साइकिल है उसमें, थर्ड लेक्चर में। चलिए, तो नाइट्रोजन साइकिल में आपको बताया गया होगा कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में रूट नोड्यूल्स होता है, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को सॉइल में लाता है नाइट्रेट बना के, और इस प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो चलो, इसीलिए ऐसा ग्रो करो, ये नाइट्रोजन कंज्यूम किया, ये नाइट्रोजन वापस ला दिया, तो प्लांट में मतलब उससे एक न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हुई। आपको कुछ फर्टिलाइजर डालना भी नहीं पड़ेगा और दोनों क्रॉप ग्रो करेंगे अच्छे से। अगला मिक्स क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। देखो इसमें भी सेम लाइन लिखा है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, देखो यहां पे लिखा है इन डिफरेंट सीजन, और यहां पे एक साथ, टुगेदर इन द सेम फील्ड, यानी एक ही खेत में एक साथ। तुमने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर के अंदर खेतों के सीन दिखाते हो लोग, तो उसमें दिखाते हैं कि वीट और मस्टर्ड साथ में उगाए गए, राइट। तो वीट के साथ मस्टर्ड उगाना ये कॉमन टेक्निक है मिक्स क्रॉपिंग का, ठीक है। तो वीट प्लस मस्टर्ड, अब क्या होगा इसमें फायदा क्या होगा, देखो वीट किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा और मस्टर्ड किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट है सबका कंजम्पशन होगा। इससे क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल हो जाएगा और एक ही न्यूट्रिएंट्स की पर्टिकुलर जल्दी जल्दी कमी नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये दो तरीका है। अगला है मैन्योर और फर्टिलाइजर, उसमें हम लोग डिफरेंस लिख लेंगे, एक साथ खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे दोगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो सबको समझ में आया? फॉलोइंग क्या है, लेफ्ट फ्री, क्रॉपिंग, रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग भी समझ में आ गया होगा। क्रॉप रोटेशन मतलब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप ग्रो करना, और मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक साथ ग्रो करना, ठीक है। आप नोट्स कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मैन्योर और फर्टिलाइजर, राइट। ये पहला हमने पढ़ा है, मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल तरीका क्या होता है, तो नेचुरल तरीका होता है, आपको अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ। नेचुरल में दो तरीका आता है, एक फॉलोइंग यानी लेफ्ट फ्री छोड़ दो, उसके बाद क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल तरीका में दो चीजें ऐड कर सकते हैं आप, मैन्योर डाल दो सॉइल में या फर्टिलाइजर। इसमें कुछ बेनिफिट है पहले वाले से। देखो नेचुरल तरीका जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगता है, एकदम स्लोली है, तुरंत नहीं होगा, आज डालो 5 दिन के अंदर नहीं होगा, उसमें 3 महीने 6 महीने साल भर लग जाता है। और एक प्रॉब्लम और है कि आप पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं कर सकते, और वो तरीका फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है, इसलिए हम लोग ये तरीका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो मैन्योर डालना, मैन्योर सबने जानता होगा, आप अपने आसपास देखे होगे, किसी के पास गाय वाय कोई जानवर होगा तो गोबर को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, राइट, काउ डंग को इकट्ठा करता है और उसके बाद उसको डिकम्पोज होने देता है, सड़ने देता है, सड़ने के बाद उठा करके उसको ट्राली में भरता है ट्रैक्टर की और खेत में लाके डाल देता है जगह जगह, उसको स्प्रेड कर देता है, देखा होगा सबने, ये है मैन्योर। और अब फर्टिलाइजर भी तुमने देखा होगा, तुम्हारे आसपास लोग बोरी में भर के खरीद के लाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर, साबुदाने कलर का रहता है, व्हाइट व्हाइट दाने दाने में, देखा होगा आपने, वो होता है फर्टिलाइजर। एक बोरी में भर के लाओ, उसको खेत में ऐसा छिड़क दो। तो देखो मैन्योर क्या होता है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक वर्ड बार बार साइंस में मिलता है, ऑर्गेनिक मतलब विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, माइंड इट, तो याद कर लो इसको। तो इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक है जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है, ठीक है। प्लांट का और एनिमल का रिमेन्स, रिमेन्स मतलब कोई प्लांट मर गया या कोई एनिमल है उसका रिमेन्स, समझता है ना, बचा हुआ अवशेष जो उसके बॉडी से निकल रहा है या उसके मरने के बाद, तो रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोज करके बनाया जाता है मैन्योर, सड़ा करके। फर्टिलाइजर इट इज मैनमेड केमिकल, इंसान के बनाया हुआ एक केमिकल है, ये केमिकल है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, याद रखो, ये प्लांट और एनिमल से नहीं आता, केमिकल से आता है, ठीक है। तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो, इट इज नॉट ऑर्गेनिक, इट इज नॉट ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं है, प्लांट और एनिमल से नहीं आता। अब देखो, इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड, खेत में बनाया जाता है, एक जगह बहुत सारा काउडंग खेत में इकट्ठा कर देते हैं, उसको सड़ता है तो बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, खेत में बनाया, सॉरी फैक्ट्री में बनाई जाती है।
अगला डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, तुमने देखा होगा बहुत सारा होता है और बहुत बास मारता है, बदबू मारता है, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, घर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होता है क्योंकि ढेर सारा डालना पड़ता है। अगला इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, थोड़ा सा रहता है एक बैग में 50 केजी 100 केजी, तो हम आराम से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें से कोई स्मेल नहीं आता है। अगला इट कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, बराबर है। क्या तुम्हारे सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन अगर कम है तो क्या तुम ऐसा मैन्योर डाल सकते जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन हो? नहीं, मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट होंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग मैन्योर प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन का अलग, फास्फोरस का अलग, पोटास का अलग, जैसे एनपीके 3 चीज लगता है, आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जनरली ज्यादातर लगता है सॉइल में। तो इसके लिए सेपरेट सेपरेट मैन्योर नहीं है, एक ही मैन्योर डालो, तीनों में से कुछ भी कम हुआ एक ही मैन्योर डालना पड़ेगा और लार्ज क्वांटिटी में डालना पड़ता है, ये भी याद रखो। मैन्योर बहुत लार्ज डालना पड़ता है, ये बहुत थोड़ा सा, तो ये लार्ज क्वांटिटी में डालना है, ये थोड़ा डालना है। ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, इट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर अलग मिलते हैं, फास्फोरस वाले अलग मिलते हैं और पोटास वाले अलग मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अलग अलग फर्टिलाइजर्स आते हैं अलग अलग केमिकल के हिसाब से, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो दे आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। आप ऐसे खेत में डाल दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खेत को, ना सॉइल को, ना वाटर को, किसी को नहीं। बट इससे प्रॉब्लम है क्योंकि एक केमिकल है, जब आप सॉइल में डालोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे घटती है, तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद अगर बारिश के पानी में बहते बहते पास के नदी और तालाब में चला गया तो वाटर पॉइजनस हो जाएगा क्योंकि ये केमिकल है और वहां की मछलियां मर जाएंगी, यानी वाटर पोल्यूशन भी ये कॉज करता है। एंड इट इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, कॉजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, ये नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए और इससे पोल्यूशन होता है। अगला देखो, दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट स्लोली एंड इनसोल्युबल इन वाटर, देखो ये जो होता है मैन्योर, वो तुम अभी डालोगे तो बहुत टाइम बाद इसका फायदा दिखता है। तुमने देखा होगा मैन्योर लोग फसल क्रॉप ग्रो करने से पहले ही डाल देते हैं, 1 महीने पहले। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसका मतलब इफेक्ट दिखेगा, लेकिन फर्टिलाइजर बहुत फास्ट है, अभी डालो, आज डालो, कल से इफेक्ट दिखेगा, इतना फास्ट। क्यों? क्योंकि ये पानी में अच्छे से घुल जाता है और पानी में घुल जाएगा तो सॉइल इजीली इसको, सॉइल बोल रहे हैं, प्लांट इजीली इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ में आया। और ये क्या होता है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, इनसोल्युबल इन वाटर, सो कैन नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। एग्जांपल देखो, तुम जानते होगे कंपोस्ट, सुने हैं कंपोस्ट ना, सड़ा के बनाया जाता है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मैन्योर होता है। यूरिया, पोटास, देखो अलग अलग नाम है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते, पोटास डालते, पोटेशियम के लिए, ऐसे सबका अलग अलग है। नाइट्रोजन यूरिया एंड पोटास आर फर्टिलाइजर, एग्जांपल जरूर याद रखना। देखो यही लोग बच्चों को याद नहीं रहता, बाकी कहानी तो याद ही रहता है, बाकी ये कहानी एक बार में याद होता है। उसके बाद देखो, दे इंक्रीजेस फर्टिलिटी और ह्यूमस ऑफ सॉइल, ये मैन्योर फर्टिलिटी बढ़ाता है और ह्यूमस बढ़ाता है, फर्टिलाइजर नहीं बढ़ाता है। तो फायदेमंद किससे है, कौन ज्यादा है बताओ? तो कुछ लोगों ने बोला होगा मैन्योर। देखो इसके भी फायदे हैं, इसके भी फायदे हैं। अगर तुमको एक न्यूट्रिएंट चाहिए तो ये डाल लो यार, अगर तुमको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो ये डाल लो, अगर तुमको लेट रिजल्ट चाहिए तो ये डाल लो। इसमें बहुत सारा डालना पड़ता है, बहुत सारा, सस्ता भी है, देखो ये भी लिख सकते थे हम लोग पॉइंट, ये बहुत चीप है, एकदम सस्ता है, और ये महंगा है, और ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और स्मॉल, बहुत सारे डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में, इतना काफी आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते, तो हमने 3 स्टेप कंप्लीट करा दिया। इसके बाद चौथा स्टेप आएगा इरिगेशन, पानी डालना पड़ेगा, राइट, पानी तो डालना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन, नोट इट आउट। स्टेप तक हम लोगों ने कर लिया है, अब करना है 4th स्टेप। ओके बच्चों, 4th स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग। 4th स्टेप इज इरिगेशन, पानी डालना है खेत में। तो इरिगेशन सबको जानता होगा, फसल में पानी डालने को बोलते हैं, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमने लिखा है क्या है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, यानी पानी सप्लाई करो टू द क्रॉप को इन फील्ड, खेत में, यानी खेत में क्रॉप को पानी डालेंगे हम, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अलग अलग प्लांट को अलग अलग टाइप का इरिगेशन लगता है, सबको एक जैसा पानी नहीं लगता है, मतलब किसी को ज्यादा किसी को कम। तो देखो तुम जानते होगे कि खरीफ प्लांट है जैसे कि पैडी और मेज, उसको ज्यादा पानी चाहिए, राइट, तुमने पढ़ा है खरीफ। और रबी प्लांट को, वीट और मस्टर्ड को कम वाटर की जरूरत पड़ती है, इसमें कम इरिगेशन लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। इरिगेशन करने के 2 टेक्निक होते हैं, एक ट्रेडिशनल, मतलब पुराने जमाने में पानी की कमी नहीं थी, बहुत सारा पानी डाल दो खेत में, ऐसा एक कॉर्नर से पानी डालते जाओ, उस कॉर्नर तक जाएगा 2-4 घंटे में, बहुत पानी लगता था, बहुत ज्यादा वाटर लगता था।
बट बाद में पानी की कमी होने लगी तो गवर्नमेंट ने या लोगों ने मॉडर्न टेक्निक बनाया, यानी कम पानी में कम धमाके में बम आवाज। समझ में आ गया? थोड़ा सा पानी डालो, पूरा खेती भी अच्छे से होना चाहिए। तो मॉडर्न टेक्निक पानी बचाने के लिए बनाया गया था। देखो ट्रेडिशनल मेथड में इरिगेशन होता था बाय यूजिंग वेल, पॉन्ड, लेक एंड रिवर, इनसे पानी निकालो और डाल दो डायरेक्ट। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक बनाया गया। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, बिना मतलब का पानी इधर उधर नहीं डालेंगे हम। इसमें दो सिस्टम आते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल तुमने देखा होगा, खेतों में ऐसे पानी फवारे जैसा छिड़कते चारों तरफ, तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंकल होता है जो पानी को पूरे चारों तरफ खेत में छिड़कता है। इसमें क्या होगा, पानी ऊपर ऊपर ही प्लांट के डालेंगे, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर अनइवन लैंड। अनइवन मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कहीं ऊंचा नीचा लैंड है तो ऊपर से हम पानी डालेंगे तो सभी जगह चला जाएगा। और सैंडी सॉइल, रेत है, रेत में ज्यादा पानी नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पानी डालना पड़ता। अगला ड्रिप सिस्टम, सबसे बेस्ट टेक्निक है ये इरिगेशन का। कोई तुमसे पूछे कि द बेस्ट टेक्निक ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप सिस्टम, याद रखना। ये क्या है, थोड़ा महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें पाइप लगाते हैं और पाइप हर प्लांट के रूट से जाना चाहिए, तो बहुत सारे पाइप लगेंगे। इसमें क्या होता है, पाइप लगा दो, पाइप में होल कर दो और होल से बूंद बूंद करके पानी प्लांट के रूट के पास ही गिरेगा। तो क्या बोल रहा है, एक्सपेंसिव मेथड है एंड इट इज एक्सीलेंट टेक्निक, सबसे अच्छा टेक्निक है टू सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए। इन दिस मेथड, इस मेथड में वाटर इज पासेस टू प्लांट, पानी को प्लांट तक पास करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के रूट तक। आसान है, क्लियर हो गया। ड्रिप सिस्टम बूंद बूंद, स्प्रिंकल सिस्टम पूरा छिड़क दो चारों तरफ, ठीक है। तो इरिगेशन खत्म हो गया, 4 स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन, फसल को बचाना भी जरूरी है। आपने उसमें बीज डाला, फर्टिलाइजर डाले, पानी डाले, प्लांट ग्रो हो गया है, अब प्लांट को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो उसको वीड या इंसेक्ट या पेस्ट खा जाएगा। चलो तो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी करते हैं, आप नोट करो बच्चों। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, फिर भी आप देख लेना, आप अच्छे बच्चे हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। 2 बार में करके देख लो या 1 बार में देख लो, बट देख जरूर लेना, ठीक है। क्योंकि आज लास्ट लेक्चर हम करने का सोच रहे हैं, खत्म करते हैं इस चैप्टर को, बार बार पढ़ के क्या होगा। तो अभी थोड़ा सा बच गया, 2 स्टेप बच गए तो खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, आप सब लोग ठीक बोल रहे हो? ओके, चलो फिर हम पढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा अभी तक के जो 4 स्टेप्स के मेहनत है पूरा वेस्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, मतलब मैन्योर डालो कम ज्यादा, लेके प्रोटेक्ट अच्छे से करो। अब क्या होगा, प्रोटेक्शन काय से किया जाता है। तो 3 चीजें आपके क्रॉप को डैमेज करती हैं। पहला वीड डैमेज करता है, पेस्ट डैमेज करता है, पाइथोजेंस। समझना कौन क्या होता है, ये डैमेज करते क्रॉप को, ठीक है। ये 3 नाम से प्रोटेक्ट करना, आपको 3 चीजों से प्रोटेक्ट करना है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। देखो पहला वीड आता है। व्हाट इज वीड? तो वीड आर अनवांटेड प्लांट्स, बस एक वर्ड याद करो, अनवांटेड मतलब जिसको हम नहीं चाहते कि ग्रो हो, फिर भी वो ग्रो होता है, नहीं घास। अनवांटेड प्लांट ग्रोन इन फील्ड विथ क्रॉप, ऐसे अनवांटेड प्लांट जो खेत में उग जाते हैं फसल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। एग्जांपल वाइल्ड ओट्स, ओट्स भी होता है खाने वाला प्लांट, उसमें एक वाइल्ड ओट आता है। ग्रास और ये अमरनाथस, ये क्या है, ये सब वीड के नाम है, आप याद कर लेना 1 मार्क में। देखो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको जरूर याद करना, वाइल्ड ओट, ग्रास और अमरनाथस। अब आते हैं वीड क्या करता है, वीड से क्या प्रॉब्लम है। तो वीड क्या करता है, प्लांट का सनलाइट, प्लांट का न्यूट्रिएंट और प्लांट का स्पेस कम कर देता है। मतलब वीड ग्रो होगा, जो आप सनलाइट, जो आप न्यूट्रिएंट या पानी प्लांट को दोगे वो खा जाएगा खुद ही, और प्लांट को कंपीट करेगा, प्लांट के ग्रोथ को कम कर देगा, ये जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। देखो वीड टेक सनलाइट, ये पूछा जा सकता है वीड कैसे हार्म करता है। तो वीड टेक सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, सारा कुछ उसका खाना खुद हड़प के खा लेगा और प्लांट आपका ग्रो नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो वीड को हटाना पड़ेगा भाई, नुकसान है तो हटाना पड़ेगा। तो वीड को रिमूव करने के टेक्निक का नाम होता है वीडिंग। क्या नाम होता है, वीडिंग। वीड्स का हटाने के लिए वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज डन बाय वीडिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है। पहला मैनुअली बाय हैंड और बाय यूजिंग टॉरवेल। ये क्या होता है, टॉरवेल, खुरपा देखे होंगे, खुरपा ऐसे निकालते हैं उससे, राइट। तो वीड को हटाने के लिए या तो आप मैनुअली हाथ से हटा लो या यूजिंग टॉरवेल से हटा लो। उसके बाद बाय यूजिंग केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि वीडीसाइड और हार्बिसाइड। केमिकल यूज कर सकते हैं, मतलब वीडीसाइड, देखो जिसमें भी साइड वर्ड लगा है समझना किल करेगा वो,
साइड यानी किल, वीड को मारने वाला वीडीसाइड। ग्रीन ग्रीन होता है, वीड तो जनरली ग्रीन होते हैं ना, तो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट को हर्ब बोलते हैं, तो हर्ब को मारने वाले को हर्बिसाइड। ठीक है, वीडीसाइड हर्बिसाइड। अब दो एग्जांपल यहां लिखा है वीडीसाइड और हर्बिसाइड का, मतलब दोनों एक ही नाम है, याद रखना, और लिखा है। अब इसके एग्जांपल लिखे, आप जरूर लर्न कर लेना। देखो हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, एक 2,4-D और एक MCPA, 2,4-D MCPA। देखो 2,4-D क्या, तो 2,4-D क्या है, तो 2,4-D है 2,4-D फॉर, पूरा डी का नाम पर हो, डाइक्लोरोफिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो मतलब दो बार क्लोरो है, फिनाइल है, ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं 2,4-D। उसके बाद MCPA, MCPA का नाम देखो 2 मिथाइल, देखो इसमें भी 2,4 ही है, 1 भी है यहाँ पे, 2 मिथाइल 4 क्लोरो, 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। उसके बाद एसिटिक एसिड, यानी इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो मिथाइल नहीं है, बाकी सब है, क्लोरो है, फिनाइल है, फिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड, देखो पूरा सेम है, क्लोरोफिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड दिख रहा है, बस 2 मिथाइल एक्स्ट्रा है, तो याद हो सकता है। फिर से एक बार लर्न करते हैं इसको, 2,4-D, 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। इसमें 2 मिथाइल 4 क्लोरो फिर 1 फिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, लर्न हो गया, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेस्ट पे, ये वीड की बात है, तो वीड से आपको नुकसान है, वीड को हटाना पड़ेगा, दो तरीका, या तो खुद से हटा लो या केमिकल डाल दो, यार अपने आप हट जाएंगे, केमिकल से पोल्यूशन होगा, ये सबको पता है। अब आते हैं पेस्ट पे, पेस्ट किसको बोलते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज क्रॉप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, जैसे इंसेक्ट डैमेज करता है, इंसेक्ट कीड़े लग जाते हैं, रोडेंट्स, रोडेंट्स यानी चूहा, रैट, जो या गिलहरी, जो दाने को कतर कतर के खा जाते हैं, तोड़ तोड़ के, इनको पेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट में कौन आता है, इंसेक्ट और रोडेंट्स, इंसेक्ट और रोडेंट को पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड आता है, उसमें भी केमिकल ही है, उसको केमिकल ही हटाओगे, हाथ से नहीं हटा सकते। तो पेस्ट को रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड डाल दो, पेस्ट मर जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोटेक्शन तुमने पढ़ लिया वीड से, अब आता है पेस्ट। पेस्ट किसको बोलते हैं, इंसेक्ट और रोडेंट को, इंसेक्ट और रोडेंट को पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पेस्ट को किल करने के लिए एक केमिकल यूज होता है जिसका नाम पेस्टिसाइड, तुम डायरेक्ट बोल दो पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में 2-3 क्लास है, दो क्लास है, एक इंसेक्टिसाइड, अगर इंसेक्ट को मारना है तो इंसेक्टिसाइड, जैसे इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल देखो, जो हम अंडरलाइन करें वो याद रखना बहुत जरूरी है, DDT और BHC। पता है तुमको, DDT का फुल फॉर्म अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है। DDT का फुल फॉर्म देखो, डाइक्लोरो, जरूर याद कर लेना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके पहले हमने पढ़ाया था तुमको दो केमिकल, एक 2,4-D MCPA, राइट, 2,4-D MCPA, ये दोनों क्या था, ये दोनों क्या था आपका, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड याद करना है, केमिकल्स याद करना है। और DDT BHC, DDT का नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BHC का बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या एक और नाम है गैमेक्सीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सीन। ठीक है, अब आते हैं रोडेंट्स, रोडेंट्स यानी रैट्स को किल करने वाला, इसका नाम है वारफेरिन, क्या नाम है, वारफेरिन और जिंक फॉस्फेट, वारफेरिन और जिंक फॉस्फेट, लर्न कर लिए। अब आते हैं डिजीज भी, प्लांट में बीमारी भी होता है, तुमने देखा होगा लाल लाल हो जाते हैं, पत्तियां काली काली हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, तो कौन डिजीज करता है, तो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पाइथोजेंस। कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाता है, तुमने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस, ये लोग ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, तो वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है उसको पाइथोजेन बोलते हैं, सबने पढ़ा है। अब देखो डिजीज ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन कौन से बीमारी है, जरूर एक याद होगा आपको, रस्ट ऑफ वीट, यस याद कराया था हमने, रस्ट ऑफ वीट याद होगा, लीफ कर्ली याद होगा, लीफ कर्ली पत्तियां मुड़ जाती है, विल्ट याद होगा, लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको भी मारने के लिए पेस्टिसाइड केमिकल यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, देखो नोट में लिखा हमने, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से बहुत नुकसान है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके, इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और स्किन, उसके लिए नुकसानदायक है, जो इसको डाल रहा है उसका स्किन और उसके सांस में घुस जाएगा और फिर उससे प्रॉब्लम होगा। उसके बाद एब्जॉर्ब बाय प्लांट,
तुमने मिट्टी में डाला, मिट्टी में प्लांट खींच लेगा और आपके सीड में आ जाएगा। उस सीड को जब तुम खाओगे तो तुम्हारे बॉडी में केमिकल आएगा, फिर तुमको बहुत सारी बीमारियां होंगी। उसके बाद कॉजेज वाटर पोल्यूशन, कैसे? बारिश की पानी आएगी, इसको बहा के ले जाएगी नदी और तालाब में, और वहां जाके एक्वेटिक लाइफ को किल करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटेक्शन। हर जगह थोड़ा डिसएडवांटेज है, सावधानी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। तो 5 स्टेप हो गया। इसके बाद आएगा हार्वेस्टिंग, काटना है फसल को। उसके बाद आएगा स्टोरेज, 2 स्टेप और बाकी है। चलो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। चलो तो अब करते हैं लेक्चर को खत्म, और ये लास्ट स्लाइड है, देखते हैं। देखो, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग यानी काटना। तो हार्वेस्टिंग एक्चुअली 3 स्टेप से मिलकर बनता है, सिर्फ एक स्टेप में हार्वेस्टिंग नहीं हो सकता। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप एंड सेपरेट इडेबल पार्ट या ग्रेन। सेपरेट ग्रेन भी लिख सकते हो, इडेबल पार्ट की जगह तुम ग्रेन लिख सकते हो। फ्रॉम प्लांट या ऑफ प्लांट या फ्रॉम प्लांट रखो इसको, यानी प्लांट में से अनाज को अलग करना। देखो, प्लांट होता है, उसमें दाने दाने में अनाज रहता है, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? जिसके 3 स्टेप होते हैं। यानी हार्वेस्टिंग करने का मतलब फसल को काटना है, और काटने के बाद उसमें से ग्रेन्स को अलग करना है। इसको करने के 3 स्टेप। पहला हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप। क्रॉप को काट लो और इकट्ठा करो, ऐसे बंडल बना लो। ठीक है, कैसे काटोगे? तो एक मैनुअल होता है, हाथ से सीकल यूज करो। सीकल जानते होगे ना, हंसिया ऐसा रहता है टेढ़ा सा, हंसिया से काट लो। या हार्वेस्टर, आजकल तो मशीन आता है यार, सब कुछ मशीन से हो रहा है। हार्वेस्टर वो ऐसे ऐसे घूमती है और फसल को काटते जाती है। तीनों स्टेप उसमें एक साथ हो जाता है। हार्वेस्टर इतना अच्छा मशीन है, सब कुछ उसमें कंबाइन रहता है। तो हार्वेस्टर, थ्रेशर, विनोवर सब एक साथ रहता है, उसमें पूरा का पूरा ग्रेन आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअली 3 स्टेप होता है उसमें। ठीक है, तो पहला हार्वेस्टिंग करो। हार्वेस्टिंग के लिए सीकल या हार्वेस्टर यूज कर सकते हो तुम। उसके बाद आता है थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग मतलब क्या होता है? देखो, ये आपका क्रॉप है, इसमें ग्रेन है, इसको अलग करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। तो बोला है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्टेम ऑफ प्लांट एंड ग्रेन। प्लांट का स्टेम और ग्रेन को अलग करने को बोलते हैं हम लोग थ्रेशरिंग। इसमें अलग होता है, लेकिन उसमें अलग होने के बाद दोनों एक साथ मिक्स रहता है। मतलब तुम थ्रेशरिंग कर लोगे, उसके बाद ग्रेन अलग हो जाएगा और स्टेम भी अलग, दोनों मिक्स रहेगा। लेकिन समझ में आया ना, ग्रेन और स्टेम मिक्स रहेगा। अब उसको क्या करेंगे? स्टेम को अलग, ग्रेन को अलग उड़ाना पड़ेगा। तो उसको ऐसे ऊपर से ऐसे डालते हैं, तो स्टेम हल्का होता है, उड़ जाएगा दूर, और ग्रेन यहां गिर जाएगा, भारी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग विनोइंग। विनोइंग मतलब इट इज डन टू रिमूव, देखो, स्ट्रॉ और हस्क, यानी भूसा और उसके अंदर जो डंडी होती है, इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन में से अलग करना है इसको। अब आता है अगला स्टेप, ये समझ में आया? ये तीनों मिलाकर के क्या बोलेंगे? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग में पहले काटना है, फिर थ्रेशरिंग करना है, फिर विनोइंग करना है। उसको आता है स्टोरिंग। आप ग्रेन निकालने के बाद अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो उसको खा जाएंगे कीड़े, अनाज खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो स्टोरिंग इज डन एट सेफ एंड मॉइस्चर फ्री प्लेस। मॉइस्चर फ्री मतलब नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी से आपका ग्रेन खराब हो जाएगा। तो मॉइस्चर फ्री प्लेस पे उसको स्टोर करना है। कहां स्टोर किया जाता है? तो जहां स्टोर किया जाता है उस प्लेस का नाम है गोडाउन। यानी अनाज को जहां स्टोर करते हैं, ग्रेन को, उसको गोडाउन बोलते हैं। गोडाउन में कैसे स्टोर करते हैं? तो मेटालिक कैन में या बैग्स में, बोरी बना लो या मेटल का कैन रहेगा, उस सब में भर भर के गोडाउन में रख दो। गोडाउन को पहले हम लोग फ्यूमाइजेशन करते हैं, उसमें धुआं करते हैं, उसमें केमिकल्स छिड़कते हैं। ठीक है, उसको ड्राई रखते हैं ताकि मॉइस्चर नहीं आए, कीड़े नहीं आए। उसके बाद लार्ज स्केल पे, देखो ये तो घरों में होती है, छोटे छोटे जगहों पर, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो तो बहुत सारे स्टोरेज करती हैं, तो वहां पर उनके स्टोरेज का नाम होता है सिलोस। ठीक है, ये याद रखना, ये 1 मार्क में आ सकता है। सिलोस क्या है? या लार्ज स्केल स्टोरेज में क्या यूज होता है? तो सिलोस यूज होता है, उसी का ये दूसरा नाम है, आर यूज टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब, पेस्ट और माइक्रोब से बचाने के लिए। तो चलिए बच्चों, क्रॉप वाला चैप्टर होता है खत्म। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि हम अपने आसपास देख रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने बुक से कर लो, आपके पास बुक होंगे, और उसके बाद हम लोग टेस्ट भी रख लेंगे, इसका अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद आपका काम है कमेंट करना और ये बताना कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। तो आप जरूर कमेंट करो, नहीं तो हम अपने मन से पढ़ाएंगे, फिर आप बोलोगे ये पढ़ाना था, वो पढ़ाना था। ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि लेक्चर देखो और कमेंट कर दो, ताकि हम लेक्चर बनाने से पहले आपका कमेंट आ जाए तो वही बनेगा। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड बाय बाय।